हाय एवरीवन। तो आज की जो टॉपिक है, जो आज का स्टार ऑफ द मूवमेंट है, वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, लाइन टू लाइन। ओके, उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अमीबा के अंदर किस प्रकार से न्यूट्रिशन मिलता है अमीबा को, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। देखो, ईच ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। प्रत्येक जो जीव है अपने जो वातावरण के प्रति वो क्या अडेप्टेड है, कि वो किस प्रकार से उसे फूड मिलेगा, कैसे फूड अवेलेबल रहेगा, वो कैसे उसे ऑब्टेंड करेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और हर एक जीव की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से है। देखो, अब कोई जीव बहुत सारे जंगलों में रहता तो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट, हम ह्यूमन बीइंग हैं, घर में रहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट, पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनकी रिक्वायरमेंट, पक्षियों की रिक्वायरमेंट। तो अब मैं इन सभी की बात करूँ तो ये डिपेंड करता कि फूड कैसे अवेलेबल है, किसी जीव को फूड कैसे अवेलेबल है, वो उसे कैसे प्राप्त करेगा, उसी प्रकार का उसका न्यूट्रिशन बन जाएगा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेदर द फूड सोर्स स्टेशनरी। घास है तो फोटोसिंथेसिस से काम चला लेगी, मोबाइल है, डियर है, लॉयन है, तो उसे तो दूसरों को पकड़ के ही खाना है। ठीक है, और हम आप समझे ना, तो किस प्रकार से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, कैसे उनके इन्वायरमेंट के प्रति अडेप्टेड हैं, उसी प्रकार से उन्हें पोषण मिलेगा। देर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाई विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाई द ऑर्गेनिज्म। अब बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा वो भोजन को प्राप्त करेंगे। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड मटेरियल को, आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। देखो क्या बात कह दिया है, मतलब भोजन को शरीर से पहले, लेने से पहले ही उसको क्या कर दिया उन्होंने, मटेरियल को ब्रेक डाउन कर लिया है और फिर उसे एब्जॉर्व कर लिया। हम बात करेंगे फंगस की, ऐसा फंजाई में होता है, ब्रेड मोल्ड फॉर एग्जांपल, यीस्ट में, मशरूम में, इनमें होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहले ही उसको तोड़ लिया और फिर एब्जॉर्ब किया, प्रकृति है। ओके, तो ऐसा देखने को मिलता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो पूरे के पूरे मटेरियल को पहले इनसाइड लेते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, दे टेक होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। व्हाट कैन टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन बॉडी डिजाइन। क्या लिया जा सकता है और क्या तोड़ा जा सकता है, ये बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। बिना उनको मारे कुछ उन जीवों से न्यूट्रिशन ले लेते हैं, कुछ जीव प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन ले लेते बिना उसे मारे। मैं बात करता हूँ पैरासाइटिक की, मैं बात करूँगा अंबरवेल की, टिक्स की, लाइस की, जुएं, जमजू, टैपवॉर्म की, लीचेज की। ठीक है, इंटेस्टाइन में बहुत सारे कीड़े रहते हैं, उन सभी की मैं बात करूँ तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं, एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं, और वहाँ से भोजन को लेते रहते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जीवों ने अपने आप को इन्वायरमेंट पर अडेप्ट किया और काम चला लिया अपना, है ना, न्यूट्रिशन प्राप्त कर लिया। तो अब हम जानेंगे अमीबा, अमीबा क्या करता है, हाउ डू ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन। तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको हम अभी देखते हैं। अमीबा, इसकी बात करेंगे। देखो, सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, भोजन और किस प्रकार से उसे ऑब्टेन करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनका जो पाचन तंत्र है वो भी अलग अलग प्रकार का। आप एक कीड़े के पाचन तंत्र की बात करें, अमीबा के पाचन तंत्र की बात करें, एक लॉयन के पाचन तंत्र की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बैक्टीरिया के पाचन तंत्र की बात करें, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो फूड को इंटायर सरफेस से लेते हैं। अरे भैया, अमीबा है, सिंगल सेल्ड है, अब उसके पास कोई ऑर्गन तो है नहीं, कोई अंग तो है नहीं जैसे वो फूड को ले पाए, मुंह तो उसका है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा उसे, तो उसकी जो बॉडी सरफेस है, जो एक कोश की जीव है, बॉडी सरफेस, एंटायर सरफेस से वो उनको ऑब्टेन करने की कला जानेगा, अपने आप को ऐसे इवॉल्व करेगा। ठीक है, परंतु
but the complexity of organism increases, different parts become specialized to perform। जैसे ही ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता तो उसमें भी बहुत सारे उसके जो काम हैं वो भी स्पेशलाइज होते चले जाते हैं, उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग कामों के लिए वो भी स्पेशलाइज होते चले जाते हैं। मैं अब बात करूँ अमीबा की, ठीक है। अमीबा अमीबा भोजन लेता है अपनी टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से। देखो ये फूड पार्टिकल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की मदद से क्या करता है, भोजन को अपनी तरफ खींचता है। देखो ये फूड पार्टिकल अपनी तरफ उसने खींचा, और जो सूडोपोडिया था उसने अपने आप को अब यहाँ से बंद करने की कोशिश की, क्योंकि भोजन को अंदर ले लिया है, अब उसको अंदर निचोड़ लेना, बिल्कुल ब्रेक डाउन कर लेना है। तो क्या करेगा, उसको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सूडोपोडिया, उसको फ्यूज करेंगे फूड पार्टिकल को, और क्या बनाएंगे, फूड वैक्यूल बना देंगे। वैक्यूल का मतलब तो एक जगह, खाली जगह, एक खाली जगह क्रिएट कर देंगे। आप देख रहे हैं डायग्राम में सी में, ठीक है। और अब क्या होगा, इस फूड वैक्यूल में दुनिया अब बहुत सारा एंजाइम होगा, बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होंगे जो उसको तोड़ने के काम आएंगे। फूड वैक्यूल का काम ही है कि जो भोजन खींचा है उसको, उस कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को ब्रोकन डाउन कर देना है एंजाइम की मदद से, ठीक है, सिंपल में तोड़ देना है। देखो हम कोई भी जीव किसी भी भोजन को खाओ, सबसे पहले अगर उसने कॉम्प्लेक्स को खाया है तो सिंपल में तोड़ना है ना, चीज़ें सिंपल ही अच्छी लगती हैं। अब कॉम्प्लेक्स को, अब आप कहें कि सर पत्ती किसी ने लीफ को खा लिया है, तो अब उस लीफ ने जो लीफ कॉम्प्लेक्स फूड है अब उसको तोड़ना पड़ेगा, अब उसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको गेन करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल में लेना पड़ेगा। तो ऐसा ही क्या करता है, अमीबा करता है, और फिर उसको सिंपल में तोड़ के जो साइटोप्लाज्म होगा, अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होगा यहाँ डिफ्यूजन के द्वारा उसको भेजा जाएगा सिंपल न्यूट्रिएंट्स को, और ये ग्रोथ करेगा। ये है अमीबा का विज्ञान पूरा का पूरा, ठीक है। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड है, अब भाई उसने खा लिया तो खाने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक बनेगा, उसको सेल की सरफेस से बाहर फेंक देगा, ठीक है। ऐसा ही हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है, वो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी भी सेल डेफिनेट शेप की होती है। परंतु एक खास बात ध्यान रखना, यहाँ हम सीडोपोडिया देखने को मिलता है और पैरामीशियम में सीलिया देखने को मिलता है। सीलिया होता है, सीलिया मूव करता है बॉडी सरफेस से पे होता है, ये मान पैरामीशियम है। सीलिया बॉडी सरफेस पे मूव करेगा, फूड पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, फिर कवर कर लेगा इंटायर सरफेस से, और फिर निचोड़ कर देगा उसको। निचोड़ेगा कैसे, एंजाइम को भेजेगा, एंजाइम उसको तोड़ देगा। तो चलो ये देख लिया हमने अमीबा का। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की, वेरी IMP, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो इसकी हम बात करेंगे बहुत डिटेल में, लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे, हम जानेंगे हम कैसे पोषण को प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। देखो हम एक आहार नाल है, एक एलिमेंट्री कनाल है जो कहाँ से शुरू होती है, जो माउथ से शुरू होती है, और जो कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्या है, आहार नाल, ये क्या है, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। अब आपने माउथ से फूड को लिया और वो यहाँ तक गया, पेट तक गया, पेट से इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस तक गया। तो सिंपल सी बात है, कोई ट्यूब रही होगी, कोई ट्यूब से ही तो अंदर कोई चीज़ जा सकती है, ट्यूब में ही तो जा सकती है। तो क्या होती है, एक लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब होती है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस ट्यूब के, और वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। भाई जब वो माउथ में होगी तो सलाइवा अलग प्रकार से काम करेगा, जब वो फूड पार्टिकल माउथ में होगा तो सलाइवा, जब स्टोमक में होगा तब वहाँ एंजाइम अलग प्रकार से काम करेंगे, अलग अलग गतिविधियाँ करेंगे, ठीक है, वहाँ के एंजाइम अलग, इंटेस्टाइन का अलग काम, पेनक्रियाटिक जूस आएगा उसमें वो काम होगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, इसका पूरा निचोड़ क्या है कि वेरियस रीजन्स जो एलिमेंट्री कनाल के होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स अवर बॉडी। उस भोजन का क्या होगा जिसको हमारी बॉडी में
को ग्रहण कर लिया है, एक बार वो अंदर चला गया है। अब इसका ही हम पूरा डिस्कशन करेंगे। अब इसका आंसर आएगा, यही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी हम देख लेते हैं, छोटी सी 6.3। देखो एक्टिविटी किस लिए है, ताकि आपका ना कंसेप्ट अच्छा हो पाए। तो देखो कर लेते हैं ये एक्टिविटी। आपने क्या किया, 1 ml स्टार सॉल्यूशन ले लिया, 1 ml ठीक है, 1 ml ले लिया। इसको 1% बनाना, तो इसमें 99 ml आपने पानी मिला दिया, तो 1% सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इन 2 टेस्ट ट्यूब, ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या, ये ए है, ए बी है, इसमें आपने क्या ले लिया, 1 ml स्टार सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप ऐड कर दें 1 ml सलाइवा। ए टेस्ट ट्यूब में आपने इसमें क्या कर दिया, 1 ml क्या डाल दिया, लार, सलाइवा डाल दिया, लार अर्थात। एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर 20 to 30 मिनट्स, लगभग आध घंटे के लिए आपने इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। देखो अब हमें क्या डालना है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। अभी टेस्ट ट्यूब ए में अपन लोग क्या किए, 1 ml सलाइवा डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या डालेंगे, इसमें आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, टू द टेस्ट ट्यूब्स, इसमें डालेंगे और इसमें भी डालेंगे। ध्यान रखना है यहाँ 1 ml सलाइवा भी डाला है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। आप इन ए और बी टेस्ट ट्यूब में से किस में कलर चेंज देखेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट डज दिस इंडिकेट, यह क्या दर्शाता है, अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन 2 टेस्ट ट्यूब। क्या स्टार्च प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया इन 2 टेस्ट ट्यूब में, आप इसके बारे में भी इंडिकेट करिए। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। अब देखो पिछली क्लास में आपने एक्टिविटी एक और दे देखी। आप क्या जानते हैं कि देखो आयोडीन नाम का केमिकल, आयोडीन सॉल्यूशन जब स्टार्च से मिलता है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करते हैं तो कैसा कलर आता है, ब्लू कलर आता है ना, ब्लू कलर आता है। जहाँ टेस्ट ट्यूब ए में आपने सलाइवा डाला था और 1 ml सलाइवा डाला, और उसमें आपने क्या डाला, सलाइवा डाला और स्टार्च सॉल्यूशन आपने 1 ml ले लिया था दोनों टेस्ट ट्यूब में। अब क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आपने आयोडीन डाला तो स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये बी, यहाँ पे आपने आयोडीन डाला, इसमें भी आयोडीन डाला। ओके, यहाँ पे सलाइवा, यहाँ पे ठीक है 1 ml सलाइवा, यहाँ पे सलाइवा नहीं, यहाँ पे केवल स्टार्च। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो जब आप ऑब्जर्व करेंगे, अब स्टार सॉल्यूशन जब आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब ए में, वो हो जाएगा ब्लू। कारण क्या है, क्योंकि आयोडीन किसके साथ रिएक्शन करेगा, स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा। आपने पहले इसमें स्टार्च डाल दिया है। दिस नो चेंज ऑफ कलर इन टेस्ट ट्यूब बी। अब टेस्ट ट्यूब बी में कोई कलर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, ओनली पेल येलो कलर ऑफ आयोडीन ऑब्जर्व, इसमें केवल आयोडीन का पेल येलो कलर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्यों मिलेगा, कंक्लूजन की मैं बात करूंगा, सुनते रहना यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक एक बात को आप सुनते रहना, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगा कंक्लूजन की। देखो आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कलर कैसा आता है, ब्लू। ठीक है, और रिएक्शन बहुत ही इमीडिएट हो जाती है। यह किस में हुआ, टेस्ट ट्यूब ए में। भाई आयोडीन ने स्टार्च साथ रिएक्शन कर लिया, बट टेस्ट ट्यूब बी में ऐसा क्या नहीं था। टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें समस्या क्या थी, इसमें आपने डाला तो सही स्टार्च, ठीक है, लेकिन वो जो स्टार्च आपने डाला हुआ है इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। कि कारण क्या है उसका, क्योंकि जो स्टार्च है ना वो टूट चुका है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, वो टूट चुका है माल्टोज में। ठीक है, ओके, माल्टोज में टूट चुका है। इसका मतलब क्या है, दिस इज पॉसिबल बाय एंजाइम कंटेंट इन सलाइवा। ऐसा क्यों हुआ सारा का सारा, क्योंकि सलाइवा का जो एंजाइम है ना वो किस पे काम करता है, स्टार्च पे काम करता है। ठीक है, यहाँ तो क्या हुआ, अब इसका पूरा निचोड़ देखो, ए में और बी में हुआ क्या। भाई हमने लार सलाइवा तो इसमें ही डाला, अब सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है, और ऐसा एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च को जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। इसमें तो ऐसा हो गया, जब ये टूटा था तो
तो आयोडीन आपने डाला इसके अंदर तो आपने क्या देखा, कलर चेंज देखा। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में आपको ऐसा नज़र नहीं आया, क्योंकि आपने इसमें लार सलाइवा तो 1 ml डाला ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें तो कोई कलर चेंज देखने को मिलेगा, इसमें कलर चेंज देखने को मिलेगा। समझ में आया आपको, ये है मामला, ठीक है। ब्लू कलर किस में आएगा, टेस्ट ट्यूब ए में, क्योंकि इसमें लार डाली और लार ने क्या किया, लार में सलाइवा में क्या है, स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम्स हैं भाई, स्टार्च को तोड़ने के लिए एंजाइम है, सिंपल बात। लेकिन आप टेस्ट ट्यूब बी में आपने किसी प्रकार का कोई सलाइवा नहीं डाला, ठीक है। तो आप देख क्या रहे हैं, दिस इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, सिंपल। आपने पूरा का पूरा ये एक्टिविटी क्यों पढ़ा, ताकि हम ये जान पाएँ कि सलाइवा कैसे काम करता है स्टार्च पर, सिंपल बात ये है भाई, ओके। तो ये है इस पूरी एक्टिविटी का उद्देश्य है कि आप जान पाएँ कि सलाइवा कैसे काम करता है स्टार्च के ऊपर, ओके। अब हम आगे की तरफ दौड़ते हैं, चलते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं अगले पे। तो आपको एक्टिविटी 6.3 समझ में आई होगी कि स्टार्च सलाइवा कैसे एक्शन करता है स्टार्च पर, ये इसका उद्देश्य था केवल, ठीक है। अब इस एक्टिविटी से आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। व्हेन वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आप कुछ भी खाइए, आप वेज खाइए नॉन वेज खाइए, सभी को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरना है। नेचुरल फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स, जो फूड होगा उसको प्रोसेस करने के लिए पार्टिकल में टूटना पड़ेगा। आपने इतना बड़ा रोटी का टुकड़ा खाया तो उसको आप चबाएंगे, टीथ से च्यूइंग करेंगे तो पार्टिकल में टूटेगा, ठीक है। विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर, जो इस रोटी के टुकड़े का टेक्सचर था वही इसका टेक्सचर रहना है, स्मॉल हो जाएंगे ये पार्टिकल्स बस। और ये कैसे अचीव किया गया, ये टीथ के द्वारा अचीव किया, आपने उसको तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, काटा उसको, है ना। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कनाल इज सॉफ्ट, अब जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है वो सॉफ्ट होती है अंदर से, तो फूड होता क्या है, म्यूकस चिपका रहता है उस एलिमेंट कनाल से, फूड क्या होता है उससे गीला हो जाता है, फूड इसके अंदर आया, जिससे टुकड़े आए, अपनी चबाया, टुकड़े अंदर गए, वो क्या हो गया, वेटेड हो गए, जिससे कि मेक इट्स पासेज स्मूथली, ठीक है, जिससे कि स्मूथली ये पास हो पाए एलिमेंट्री आहार नाल से। व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं, वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आपने देखा होगा, कई बार देखा क्या होगा, ऐसा होता है ना, आप गोलगप्पे देखो, मिठाई देखो, तो माउथ में पानी आ गया, वो एक दूसरी फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, कैसे आपका माइंड वर्क, ब्रेन काम करता है, कैसे सारी चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे जानना है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, यह पानी नहीं है, यह सलाइवा है। और सलाइवा जो लार होती है उसमें 90% पानी ही होता है, और साल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो आपने क्या देखा है, दिस इज नॉट एक्चुअली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, ये सलाइवा है। और ये सलाइवा ना ग्रंथियों से निकलता है, ग्लैंड से निकलता है ना, सलाइव ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में 3, उनसे ये निकलता है। अनदर एस्पेक्ट क्या है फूड का, व्हेन वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इट हैज़ टू ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अब आपने अभी रोटी का टुकड़ा खाया तो हम वहाँ से ग्लूकोज सीधा का सीधा ड्राइव नहीं कर सकते, उसको सिंपल में टूटना पड़ेगा। इस पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट को, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल कंपाउंड में टूटना पड़ेगा, अर्थात ग्लूकोज में टूटना पड़ेगा, ठीक है। और ग्लूकोज को फर्दर टूटना पड़ेगा जिससे कि हमको एनर्जी मिल पाए। तो सिंपल हो क्या रहा है कि फूड को जो हम इंजेस्ट करते हैं तो इसका कॉम्प्लेक्स नेचर, इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना है, सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना है, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। देखो एंजाइम क्या है, एंजाइम चीज़ों को तोड़ने के काम आते हैं। अगर एंजाइम नहीं होते तो हम एक रोटी के टुकड़े को पचाने में लगभग साल लगा देते। तो आप समझिए इस बात का मतलब कि ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ा देते हैं, और भोजन टूटना शुरू हो जाता है। समझे आप लोग। तो अब सलाइवा के अंदर एक खास एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका नाम सलाइवरी अमाइलेज, इसका दूसरा नाम टाइलिन भी है। ये करता क्या है, स्टार्च को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, जो कि स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, तो उसको किस में तोड़ देगा, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को शुगर में तोड़ देगा, ग्लूकोज माल्टोज में तोड़ देगा, सिंपल में तोड़ देगा बिल्कुल, ठीक है। समझे आप लोग
क्या चल रहा है, सलाइवा अमाइलेज किस पे काम कर रहा है, सलाइवा पे काम कर रहा है, जिससे कि वो उसे शुगर में तोड़ पाए, माल्टोज नाम की शुगर में उसे तोड़ पाए। यहाँ तक समझे आप। तो आपने जो एक्टिविटी देखी है 6.3, ये इसी चीज़ को दर्शाती थी कि किस प्रकार से जब आप स्टार्च सॉल्यूशन में आप सलाइवा डालते हैं तो स्टार्च के साथ वो कैसे काम करता है सलाइवा, ठीक है, वो उसे तोड़ देगा। तो चलो आगे चलते हैं। तो हमने जान लिया है कि माउथ में ही जो डाइजेशन होगा उस पर काम कौन करेगा, एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम क्या है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा नाम टाइलिन। अब फूड मिक्स हो जाएगा सलाइवा के साथ और फिर वो मूव करेगा माउथ से, ठीक है, वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। अब जो टंग है इसीलिए काम आती है, वो उसे पलटने के, ऊपर नीचे पुश करने के, ठीक है, मस्कुलर टंग से उसे पुश करेंगे। और फिर क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। अब होगा क्या, धीरे धीरे फूड को रेगुलेट किया जाएगा, डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर अलोंग पहुंचाया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा हर एक पार्ट में। ओके, अब एक एक पार्ट की हम बात करेंगे। द लाइनिंग ऑफ द कनाल, जो एलिमेंट्री कनाल है उसकी लाइनिंग में क्या होती है, मसल्स होती हैं दैट कॉन्टैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। मित्रों देखो, ये है एलिमेंट्री कनाल, आपने लिया फूड। अब इस फूड को देखो नीचे तक कोई चीज़ कैसे पहुंच पाएगी, जब इसको पहले यहाँ पकड़ा, ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, तो फूड पार्टिकल जो यहाँ था वो पहले नीचे गया, जगह मिली उसे, ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, नीचे पहुँचा। आप गौर करिएगा, जब आप पानी पीते हैं और खाना खाते हैं, आप महसूस करिएगा, बिल्कुल भीतर की तरफ देखना, जब हम करते हैं हम इतने शोरगुल में रहते हैं कि पता ही नहीं लगा पाते हैं कि शांति से क्या चल रहा है। आप पानी घूट घूट करके पीते हैं, एलिमेंट कैनाल से कैसे जाता है वो। आप भोजन को देखें तो ऐसा नहीं ये माउथ है और आपने ले लिया और भोजन पूरा स्टॉक में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। वो पहले एलिमेंट कैनाल की जो मसल्स हैं उसमें सर्कुलर मसल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं जो कॉन्टैक्ट करती हैं भोजन को, फिर रिलैक्स रिदम चलता रहता है कॉन्ट्रैक्शन का, जिससे कि भोजन को नीचे पहुंचाया जाए धीरे धीरे, ठीक है। तो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्टैक्ट हो रहे हैं रिदमिकली भोजन को पुश करने के लिए फॉरवर्ड, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरी गट में, ऑल अलोंग द गट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है। समझे आप लोग ये पूरा मामला क्या है। ओके, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप, ठीक है। ये जो आहार नाल का ऊपरला हिस्सा है जो माउथ से लेके यहाँ से शुरू होके पेट तक जाएगा, इसे हम कहेंगे फूड पाइप, भोजन नली या ओसोफेगस, ठीक है। अब ओसोफेगस से धीरे धीरे वो कहाँ पहुँचेगा, स्टोमक पहुँचेगा। देखो ये रही ओसोफेगस, डायग्राम देख लो, माउथ टंग काम किया, फॉरवर्ड किया, बक्कल कैविटी, माउथ की ये जो कैविटी है बक्कल कैविटी कहते हैं। अब धीरे धीरे वो ओसोफेगस से नीचे पहुंचा और नीचे पहुंचे यहाँ तक, ये ओसोफेगस है, फिर वो कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा, ठीक है। तो देखो, these peristaltic movement occur through the gut. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe called esophagus. The stomach is a large organ which expand when food enters it. अब देखो अब आप देखिए इसका सरफेस एरिया बड़ा है कि नहीं है, देखिए इस पेट को देखिए, ठीक है। अब करता क्या है, स्टोमक लार्ज ऑर्गन है, वो एक्सपांड कर जाएगा जब इसमें फूड जाएगा। अगर फूड जाएगा तो फैलेगा ना, जैसे आप किसी रबड़ की चीज़ में आप कुछ डालें तो वो एक्सपांड करता है, ऐसे ही एक्सपांड करेगा। अब आप ये कहेंगे सर क्यों करेगा, क्योंकि ये मांसपेशियों से बना है, मसल्स, और मसल्स का गुण क्या, कॉन्टैक्ट करना, रिलैक्स करना, एक्सपांड हो जाना, ये गुण है मसल्स का, उसके अंदर एक करेक्टर है। तो एक्सपांड हो जाएगा जब उसके फूड अंदर जाएगा। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग, ये जो मस्कुलर वॉल हैं ये करते क्या हैं, भोजन मिक्स हो जाए पूरी तरह से, ठीक है, और वो घुल मिल जाए ढंग से डाइजेस्टिव जूस के साथ। कैसे जूस के साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। अब इस जूस में क्या है, इस जूस में है बायोकैटालिस्ट, जिसको हम कहते हैं एंजाइम, वो भरपूर मात्रा में है इसके अंदर, ठीक है भाई। इस पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेज हैं जो इस भोजन को मिक्स कर लेंगे ढंग से। दिस डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब वो जो निकले हैं एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस निकला वो भी किन्हीं ग्रंथियों में से निकला होगा। अरे भाई जैसे टाइलिन निकला, सलाइवा अमाइलेज निकला, इसी प्रकार गैस्ट्रिक ग्लैंड से यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे, ठीक है। और वो प्रेजेंट कहाँ है, स्टोमक की वॉल में, इसी वॉल में, ये जो स्टोमक आपको दिख रहा है इसी वॉल में है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखो, अब खास बात देखना,
दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। अब बात करेंगे हम HCl की। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, बहुत तीव्र, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मित्रों, ये हमारे जो स्टोमक की वॉल होती है, उनकी जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स होती हैं, चीप सेल्स, वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है HCl। अब क्यों निकलेगा इसकी मैं बात करूँगा। आखिर क्यों निकलेगा, ये तो बहुत तगड़ा एसिड है, तो जलाने के काम आता है, लेकिन हमारे अंदर क्यों निकला, क्या है ऐसा, ठीक है, तो बात करेंगे अभी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। अब और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलेगा जिसको हम पेप्सिन कहेंगे, और म्यूकस निकलेगा। समझे आप लोग। अब समझना ढंग से, जो ये पेप्सिन आपको दिख रहा है ना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये वास्तव में एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म इसकी पेप्सिन है। इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव करने के लिए HCl काम आता है। पहला काम समझ में आया, एक काम इसका ये। दूसरा काम क्या है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये ना पेट का, ये गैस्ट्रिक, ये जो आपका गैस्ट्रिक सिस्टम है, जो आपकी स्टोमक है, उसका एसिडिक मीडियम कर देता है। और जब एसिडिक मीडियम हो जाएगा, तो क्या फैसिलिटी हो जाएगा कि एंजाइम जो पेप्सिन है, वो ढंग से काम करे प्रोटीन के ऊपर। एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, ठीक है, तो इसलिए HCl चाहिए, क्योंकि पेप्सिन एक्टिव नहीं हो पाएगा। एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और वो एसिडिक मीडियम केवल यही एंजाइम कर सकता है। सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन पूछा, ढंग से सुनना उसको। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। दूसरा काम क्या है इस एसिड का। आपने कह दिया कि सर, एक तो ये एक्टिव करेगा चीज़ों को, ठीक है, ये क्या कर देगा, आपकी जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। एक बात आपने कह दी, ठीक है, ओके, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा के पेप्सिन को, ये काम आपने जान लिया है। आगे चलते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब जो आप कहेंगे सर ये एसिड है तो क्या जलेगी नहीं, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, जो स्टोमक की जो ये लाइनिंग है, मेम्ब्रेन जलेगी नहीं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकृति ने क्या दे दिया, म्यूकस दे दिया है, ठीक है। म्यूकस होता है एल्कलाइन, और आपको पता है जब एल्कलाइन से एसिड मिलता है तो क्या होता है, बफरिंग हो जाती है भाई, pH नॉर्मल होने लगता है, ठीक है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट कर लेगा इन लाइन से, जलेगी नहीं हमारी गैस्ट्रिक जो वॉल है। वी हैव ऑफन हेयर्ड अबाउट कंप्लेन अबाउट एसिडिटी। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग अम्लता की बात करते हैं कि एसिडिटी हो गई मुझे, मैंने फास्ट फूड खा लिया, ये फूड खा लिया, ये और वो, तो सब इस HCl के कारण है। आप देखेंगे क्या HCl ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, पेप्सिनोजन पे काम नहीं कर पाएगा, तो कई कंडीशन में देखने को क्या मिलता है, इस HCl की ज़्यादा मात्रा के कारण एसिडिटी हो जाती है। अब आगे चलते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज इट इनटू स्मॉल अमाउंट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप एक बात कहेंगे कि सर देखो, जो भोजन है इसमें आ गया, ठीक है। अब सर ऐसा क्या है कि भोजन, मैं आपको बता दूं, पेट में भोजन रहता है 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स। आप कहेंगे कि 4 से 5 घंटे बाद ये नीचे जाएगा, तो इसे बंद करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जो कुछ चाहिए उसका नाम है स्फिंक्टर, ठीक है, जाला। स्फिंक्टर का मतलब होता है जाला। तो क्या होता है, पायलोरिक स्फिंक्टर होते हैं जो फूड के एग्जिट करने में काम आते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करने में काम आते हैं। जब 4 से 5 घंटे हो जाएंगे तो आज्ञा मिल जाएगी कि देखो फूड यहाँ टूट चुका है, ज़्यादातर प्रोटीन टूट चुका है, अब जो बचा कुचा है उसे इंटेस्टाइन को भेज दो। तो ये सब रेगुलेट करेगा स्फिंक्टर मसल्स, ओके। तो फिर एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक कहाँ से रेगुलेट होगी, स्फिंक्टर मसल से, विच रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है पेट के नीचे अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देख लो डायग्राम, ठीक है, ये है स्टमक, इसके नीचे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, DJI है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, CCR, सीकम, कॉलन और रेक्टम, ठीक है। ये जो आपको आउटर बाउंड्री दिख रही है, ये यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको, ये क्या है आपका, ये है मित्रों, ये जो आउटर बाउंड्री दिख रही है ये क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये है सीकम, कॉलन, रेक्टम, ये है रेक्टम।
तो मित्रों ये है डीजा, ये इसमें है, ये ड्यूडेनम यहाँ ऊपर होता है, फिर जेजुनम और फिर इलियम, इलियम किससे सीकम से जुड़ा रहता है। अपेंडिक्स देख लो नीचे आप देखो, ये है अपेंडिक्स, यहाँ कई बार खाना फंस जाता है, फिर अपेंडिक्स का दर्द, फिर अपेंडिक्स का सर्जरी की जाती, निकाला जाता है क्योंकि भोजन फंस गया है ना, सड़ेगा फिर वो वहाँ पे, इसलिए उसको हटाया जाता है। तो अब बात हम करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, और वो शुरू होंगी इंटेस्टाइन, आंत के बारे में, ठीक है। तो चलो हम बात करेंगे अब इंटेस्टाइन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके इंटेस्टाइन जितने क्लीन होंगी वो उतना ही लंबा जीता है, ऐसा मैंने काफ़ी बार देखा है, पढ़ा है, सुना भी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आंतों की बात। तो देखो, अब भोजन से स्फिंक्टर मसल खुले, अब स्टोमक से स्फिंक्टर मतलब नीचे फाइलोक स्फिंक्टर मसल्स खुल गए हैं, अब भोजन कहाँ गया है, एग्जिट हो गया किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वो एंटर करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहले कुछ बातें पढ़ लो। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, ठीक है, विच इज़ फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। आप इसे देखेंगे तो देखो कितनी भारी मुड़ रहा है, इसकी कॉइलिंग देखो तुम लोग, ठीक है। तो कॉइलिंग तुमको समझ में आएगी ये कितना मुड़ा हुआ है ना। देखो कितना कितना ज़्यादा ये कॉइल्ड है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसकी कॉइलिंग के बारे में देखा आपने, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है ये। तो अब क्यों कॉइल्ड है, किस लिए है, ये सब सारी बात करेंगे हम। तो आपने क्या देखा है, इंटेस्टाइन एक तो लॉन्गेस्ट पार्ट है, दूसरा एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होने के साथ साथ ये कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या कॉइलिंग है। अगर मैं इसको खोलूँ तो मुझे ये करीब करीब 10 से 12 मीटर देखने को मिलेगा, 9 मीटर, 9.2 मीटर ऐसा लिखा है बहुत सारी जगह पे, 8 मीटर भी लिखा हुआ है, 9 मीटर। तो मैं मान लेता हूँ 9 मीटर, मेरे को इतना मीटर देखने को मिला। तो आप जानते हैं आप खुद इतने मीटर के नहीं हो, 1-1.5 मीटर। तो आप देखते क्या हैं, इस एक्सटेंसिव कॉइल, इसको कम एरिया में रखने के लिए इसको कॉइल्ड होना पड़ता है। आप बहुत सारी नली लीजिए, नली ट्यूब, उसको आप क्या करते हैं, कॉइल करके रखते हैं, तो कम स्पेस में वो आ जाता है। तो क्यों होना पड़ा इसको कॉइल्ड, क्योंकि स्पेस कम घेरना है। एक बात समझ में आई, दूसरी बात समझ लेना अब, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब बहुत ही अच्छी बात आई है, देखो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग लेंथ, ऐसा क्या है, फूड के आधार पे है उनकी लेंथ। आप क्या बात कर रहे हो, तो मैं अब बात करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे इस पे। तो चलो शुरू कर लेते हैं भाई। देखो, जो हर्बीवोर होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, है ना, प्लांट ईटर्स, ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो घास खाने वाले हैं, जो पेड़ खाने वाले हैं, उनके लिए क्या चाहिए, इंटेस्टाइन लंबी चाहिए, ठीक है। तो अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, क्यों भाई, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्टेड करना है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है, पॉलीसैकेराइड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, समय लगेगा, तो लॉन्ग इंटेस्टाइन चाहिए। एक बात समझ में आई आपको। दूसरा दूसरा समझना ढंग से, दूसरी बात कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में, समझना। देखो लॉन्ग इंटेस्टाइन का फ़ायदा क्या है, हम क्या खाते हैं, जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट मत करना सर, ऐसा क्या है शाकाहारी मांसाहारी। देखो जीव भी एक जीव है, उसे उसका भी एक जीवन है। बात मैं यहाँ करता हूँ विज्ञान की, समझ लेना हम क्यों बनाए हैं वेजिटेरियन, ये समझ लेना। दिमाग में कुछ वो मत पालना तुम लोग, ये कह दिया वो कह दिया, मैं ये अंडा खाता हूँ ये खा, अब भाई तुम कुछ भी खाओ, हम वेजिटेरियन और नॉन वेज की अभी बात करेंगे, कोई मॉरल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या, जो वेजिटेरियन डाइट है उसके लिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन चाहिए। कहते हैं कि 18 से 19 घंटे में जो फूड है वो बाहर निकलना है। अब देखो स्टोमक में ज़्यादातर डाइजेशन हो चुका है, अब इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होगा, थोड़ा बहुत कम। इंटेस्टाइन का ज़्यादा बड़ा काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो होता क्या है कि चीज़ें लंबे समय तक इसमें पड़ी रहेंगी, ठीक, 18-19 घंटे। अब जब इसमें पड़ी रहेंगी तो वो सड़े ना, ठीक है, एक मामला। तो लार्ज इंटेस्टाइन होगी तो लंबी समय तक इसमें पड़ी रहेगी, 18-19 घंटे में वो भोजन बाहर निकल जाएगा, जो ठीक है, जो यहाँ पे था अनडाइजेस्ट था वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप एक रेलेवेंट पॉइंट देखना, जो मीट ईटर होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, उनकी देखना, उनकी ना स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ध्यान देना है। दूसरा मैं बात कह रहा हूँ क्यों होती है, क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं मीट, और मीट में होता ज़्यादा प्रोटीनस डाइट होती है उनकी। अब जो प्रोटीन होता है ये शरीर से इतना बाहर नहीं निकलता,
जल्दी नहीं निकलता, बात गौर करना। अब प्रोटीनस डाइट ज़्यादा है, शरीर से जल्दी बाहर नहीं निकलता, नहीं निकलता बाहर, ये अडेप्टेशन है एक जीवों में, नहीं निकलता। तो यहाँ पड़ा रहेगा प्रोटीन, तो सड़ेगा भी बहुत तेज़ी से, प्यूट्रिफिकेशन होगा इसमें, और ये बहुत तेज़ी से सड़ेगा, तो सेल को डैमेज करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जो मीट ईटर हैं, जो ज़्यादा प्रोटीनस डाइट पे निर्भर हैं, वो करते क्या हैं, उन्होंने प्रकृति ने उन्हें क्या दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिया, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो खाया वो निकल पाए। समझ लोग, तुम लोग समझ में आया, कंट्रोवर्सी नहीं मानना। कोई डाउट हो नीचे लिख भेजना, जो भी है उसको मैं और क्लियर करूँगा। तो आपको इतना समझ आया, ठीक है। तो चलो दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेंगे इसको। तो आपने क्या किया, इसी आधार पे क्या करना पड़ा कि हर्बीवोर सेलुलोज को खाते हैं, तो उनकी लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है, लंबे समय तक उनको इस सेलुलोज को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ता है, सिंपल सब्सटेंस तोड़ना पड़ता है। अब दूसरी बात, थोड़ी लिखी हुई है कॉन्ट्रोवर्शियल। अब देखो क्या लिखा हुआ, मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। मुझे अब एनसीईआरटी में लिख रखा तो लिख रखा है, हम पढ़ेंगे ऐसा ही, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। आप विज्ञान की बहुत सारी रिसर्च पढ़ सकते हो, लेटेस्ट जो रिसर्चेज हैं वेज नॉन वेज पे, तो आपको पता लग जाएगा मीट को ईजियर डाइजेस्ट नहीं कर सकता ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एनिमल्स को भी काफ़ी समय लगता है उसको वो करने में, तो आप समझ लेना एनिमल के लिए तो ठीक है, वो कर लेगा। तो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोर लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर लाइफ, शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मीट जल्दी डाइजेस्ट हो जाए उनमें, तो ज़्यादा समय तक वो इंटेस्टाइन में ना पड़ा रहे, ज़्यादा डिस्टेंस उसमें है तो ना पड़ा रहे, तो इसलिए बाहर फेंकना उसको जल्दी पड़ जाएगा, इसलिए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन है। समझ में आप आया आपको, जल्दी से जल्दी निकल जाए, ज़्यादा समय तक वो ना पड़ा रहे, इसलिए शॉर्टर है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से इस चीज़ को देख लें, जो मैंने कहा इसका जो मीनिंग है, भाव है, उसको समझने का प्रयास करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, विज्ञान क्या कह रहा है और सत्य क्या है, तीनों एक ही बात है, आपको स्पष्ट नज़र आ जाएंगी, ठीक है। कई बार होता है, बहुत सारी कई चीज़ें होती हैं जो ढंग से नहीं कई बार में आ पाती हैं, तो आप ध्यान रखना ये जो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अब अगली बात ध्यान रखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। देखो जो भोजन स्टोमक में नहीं पच पाया वो कहाँ पचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेगा। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में टूटेंगे, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैटी एसिड में टूटना शुरू हो जाएगा। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर दिस पर्पज। मित्रों आपको पता है, देखो ऊपर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये जुड़ी कहाँ से है, लिवर ये रहा, ठीक है, स्टोमक ये रहा, पैनक्रियाज ये रहा, तो इनमें जो द्रव पदार्थ है, जो सिक्रेशंस हैं, जो जूसेस हैं, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं नहीं आती हैं, आएंगे, है ना। तो उनके जो सिक्रेशंस हैं, एंजाइम्स हैं, जूसेज हैं, वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, उसको रिसीव कौन करेगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करेगी। ओके, ये बात समझ में आई। आगे देखो, पैनक्रियाज, लिवर, स्टोमक, जो भी है। अब आगे देखो, द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक इज एसिडिक। अब HCl ज़्यादा तो एसिडिक होगा, एंड हैज़ टू मेड एल्कलाइन बाय द पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब देखो, अब एसिडिक ज़्यादा है तो नीचे इंटेस्टाइन को भी ना जला दे, वैसे म्यूकस है उसमें, इंटेस्टाइन को और ज़्यादा क्षतिग्रस्त ना कर दे, तो पैनक्रियास से एंजाइम निकलते हैं जो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होता है, जो उस एसिडिक नेचर को कॉम्बैट कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ नॉर्मलाइज कर सकते हैं उसको। इतना बात समझ में आया। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आएगी। अब लिवर से एक जूस निकलता है, उस जूस का नाम है बाइल जूस, ठीक है, लिवर से निकलता है, और ये बाइल जूस किस पे काम करता है, फैट पे काम करता है। ध्यान रखना, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, ये फैट पे काम करता है, फैट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो लिवर से बाइल जूस निकला, फैट तोड़ा। फैट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। तो बड़ी अद्भुत बात, क्या देखो क्या हेल्प करी है बाइल जूसेस ने, लिवर ने बहुत बड़ी हेल्प करी है। क्योंकि ये बहुत बड़ी हेल्प, क्योंकि मित्रों सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ये फैट है ये बड़ा मॉलिक्यूल है एक तो, ठीक है, और इसके जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। अब मैंने कहा बड़ी चीज़ को छोटा करना ही क्या है, डाइजेशन है ह्यूमन बीइंग में, कॉम्प्लेक्स को बिग को स्मॉल करना क्या है, डाइजेशन, सिंपल। तो इस लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़ना छोटे में ज़्यादा आसान हो जाएगा, खून के लिए एब्जॉर्ब करना, ये ब्लड में जल्दी पहुंच जाएगा, सेल तक जल्दी पहुंच जाएगा। ये बड़ा मॉलिक्यूल जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो प्रकृति ने क्या दिया, लिवर दिया, और लिवर में एक जूस बनाया जिसका नाम क्या है, बाइल जूस। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, केवल
बाइल है, और बाइल करता क्या है, इसको तोड़ देगा छोटे छोटे में, जिससे कि इजीली इसको एब्जॉर्ब किया जा सके, इस फैटी एसिड्स को जल्दी एब्जॉर्ब किया जा सके। इतना समझ आया आपको? तो होता क्या है, ये उन्हें तोड़ देगा, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में तोड़ देगा, क्योंकि इस पे एंजाइम ढंग से काम नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स को, फैट के, ठीक है, फैट को। तो bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of एंजाइम एक्शन। अब क्या होगा, जब उसको छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया जाएगा, ग्लोबुल्स में तोड़ दिया जाएगा, अब सरफेस एरिया बढ़ गया, अब एंजाइम इस पे काम कर लेंगे, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। लिपिड को तोड़ने के लिए, लिपिड का दूसरा नाम क्या है, फैट है, फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम काम कर लेगा, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन है, ठीक है। ग्लूकोज के तोड़ने के लिए सुक्रेज एंजाइम है, ठीक है, माल्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम है, ओके। और स्टार्च को तोड़ने के लिए आपने सलाइवा में पढ़ा, अमाइलेज एंजाइम है, टाइलेज एंजाइम है। तो बहुत सारे एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर हैं जो ये सारा काम करते रहते हैं। इतना समझ आया आपको? अब ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सॉप का जो इमल्सिफाइंग एक्शन है, कैसे वो इमल्सिफाई करता है, डर्ट को कैसे हटाता है, ये सेम ऐसा ही काम होता है हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में, ओके। बाइल साल्ट काम करेंगे तोड़ने के लिए, बाइल जूसेस काम करेंगे, ओके। ऐसा समझ में आया? अब देखो, अब पेनक्रियास से एक जूस निकलता है, उसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, और उसमें एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताइए पेनक्रियास से कौन सा ऐसा जूस निकलता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ेगा? आप कहेंगे ट्रिप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में काम आएगा। लाइपेज किस लिए काम आता है? इमल्सिफाइड फैट को स्मॉल फैटी एसिड में बदलने के, स्मॉल ग्लोबुल्स में बदलने के लिए, फैट को तोड़ने का काम आता है लाइपेज, और प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन कहाँ से निकला? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर है। अब आगे देखना, द वॉल ऑफ स्मॉल टेस्ट कंटेन ए ग्लैंड विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। भाई इंटेस्टाइन में अब एक ग्रंथि है जिससे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, ओके। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। तो जो इंटेस्टाइनल जूसेज है वो करता क्या है, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है। वो करेंगे क्या, वो अमीनो एसिड्स में बदल देंगे प्रोटीन को, सिंपल तोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देंगे, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देंगे। ये काम देख लो भाई। अब आगे देखो, द डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अब होगा क्या, जैसे ये जो इंटेस्टाइन है इसमें चीज़ें टूटना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड को अब एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये जो इनर लाइनिंग होती है इस इंटेस्टाइन की, उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं विलाई, ठीक है, जो क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा लेंगे अपना, ठीक, ऐसी होती हैं वो इंटेस्टाइन में विलाई। सरफेस एरिया बढ़ गया तो इससे ना देखो, यहाँ 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 जितना भी आपको दिख रहा है भोजन टूटा हुआ, उसको जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा, सिंपल। और ये जो विलाई होती है ना, डायरेक्टली कनेक्ट किससे होती हैं, ब्लड सप्लाई में होती है, ब्लड वेजल से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, रिच होती हैं ब्लड वेजल्स इनमें। तो जल्दी से जल्दी उस भोजन को एब्जॉर्व कर लिया जाएगा और खून में पहुंचा दिया जाएगा, और खून पूरी बॉडी में बह रहा है, हर एक सेल तक पहुंचा देगा, और विच इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। और इस भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो सेल यूटिलाइज कर देगी। अब नए नए टिश्यू बनना शुरू हो जाएंगे, टिश्यू रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, ओल्ड टिश्यू रिपेयर हो जाएगा, आपकी बॉडी रिपेयर भी करती है। तो ये सब कब हो रहा है, जब भोजन आपको मिल रहा है, न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। इतना समझे आप? अब देख लो आगे, the unabsorbed food is sent into large intestine where more villi absorb water from this material. अब होगा क्या, जो अनएब्जॉर्ब फूड है इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक एब्जॉर्प्शन कंप्लीट, ठीक है, स्मॉल। अब होगा क्या, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बारी आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें जितना भी पानी होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब, विलाई भी है उसके अंदर भी, where more will I absorb water from this material, पानी ले लेगा। the rest of the material is removed from the body via the anus। अब जो गुहा द्वार है उससे भी बहुत सारा जो मटेरियल है, रेस्ट मटेरियल है पानी के अलावा, उसको भी एब्जॉर्व कर लिया जाए। बहुत सारे असेंशियल आयंस हैं वो हमारे वेस्ट मटेरियल में नहीं, फिकल मैटर में नहीं निकल जाए, उनको भी एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। प्रकृति है, ये बॉडी है, सिंपल। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाय द एनाल स्फिंक्टर। अब देखो, अब जो एनस होती है उस, जैसे हमने एक स्फिंक्टर देखा था स्टोमक के नीचे, फाइलोक स्फिंक्टर, ऐसी एनाल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, ताकि जो भोजन वेस्ट, जो एब्जॉर्ब फूड है
वो एनाल स्फिंक्टर यहाँ पे थोड़ी देर इकट्ठा करके खुल के उसको बाहर फेंक पाए, एग्जिट कर पाए। ठीक है, एनाल स्फिंक्टर काम करता है, एग्जिट करता है वेस्ट मटेरियल को। ओके, इतना समझ में आया। अब कुछ लोग कहेंगे कि सब इतना ज़्यादा बड़ा लेक्चर बना दिया ये रो। देखो मित्रों, विज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई मजाक तो चल नहीं रहा है कि 2 बात पढ़ाई बड़ा 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 मार के और आगे निकल लिए, ऐसा नहीं होता भाई। पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अब क्या करें, है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। डेंटल कैरीज, है ना, कई बार दांतों में क्या होता है, सड़न हो जाती है, तो उसको ही हम कहते हैं डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज या टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। जो हमारा टीथ होता है ना, ऊपर से बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना होता है, उसको हम कहते हैं इनेमल। ठीक है, और इनेमल, और ये है डेंटाइन। अब एक खास बात देखना तुम लोग, जो इनेमल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर केमिकल से बना हुआ, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। पर होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया, जब आप बहुत मीठा खाते हो, शुगर खाते हो, तो कुछ बैक्टीरिया होते क्या हैं, उस शुगर पे रिएक्शन करते हैं और बहुत सारे क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। और आपको पता है एसिड क्या खतरनाक है, वो सॉफ्टन कर देगा और डीमिनरलाइज कर देगा एनिमल को। एनिमल के अंदर जितना भी कुछ प्रेजेंट है उसको डीमिनरलाइज कर देगा, बहुत सारी चीज़ों को डिसिपेट कर देगा, तोड़ देगा, और उससे होगा क्या, आपका टूथ डिके हो जाएगा, आपका टूथ में सड़न हो जाएगी, उसमें गड्ढा हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेंगी। अब देखो, बड़ा ही आपको ये पता चला एक खास बात, शुगर आप कैसे जाएगी और फिर उस पर बैक्टीरिया काम करेंगे। अब एक खास बात और, बहुत सारे masses of bacterial cell together with food particles stick to the teeth to form dental plaque। आपने देखा हो टीथ के चारों तरफ, ठीक है, ब्लैक हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये डेंटल प्लेक है, जो ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, masses बैक्टीरिया है, फूड पार्टिकल के साथ चिपक के डेंटल प्लेक बना लेते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच द टीथ टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर्स द टीथ। अगर टीथ को ये प्लेक कवर करके रखेगा तो सलाइवा में बहुत सारी क्षमताएं हैं, लार एंटीबैक्टीरियल है वो भी, उसमें बहुत सारे केमिकल हैं। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो टूथ तक नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा तो सलाइवा क्या होता है, एल्कलाइन। तो इसका जो चारों तरफ जो एसिड बन चुका है, फूड को तोड़ने के बाद जो बैक्टीरिया उस पर काम करने एसिड बन चुका है, वो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीथ तो भाई साहब प्लेक से कवर्ड है। ठीक है, तो काम नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। अब देखो, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लेक फ्रॉम द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। बैक्टीरिया उसमें नहीं लग पाए, शुगर को एसिड मतलब तोड़ पाए, तो रेगुलर ब्रश करना चाहिए। इफ़ अनट्रीटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प। पता है आपको, जो गम्स हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ ये है पल्प, अंदर यहाँ ब्लड वेजल्स हैं बहुत सारी टीथ की। टीथ के अंदर खून नहीं है, टीथ के यहाँ इनमें खून नहीं है, ठीक है, नहीं टीथ में खून है। जो टीथ का ये होल है ना, कैविटी जो है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, यहाँ ब्लड सप्लाई है। तो ये है पल्प वाला एरिया ये। तो धीरे धीरे होगा क्या, गम सड़ेंगे, धीरे धीरे होगा क्या, पल्प सड़ना शुरू हो जाएगा और टीथ बिल्कुल ख़राब, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। तो ये सारी प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएंगी। तो हम अब कवर कर चुके हैं अपना पूरा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चन बचते हैं। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर तुम पे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो तुमने क्या एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है, फिर उसका कोई जो मीनिंग है, भाव है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो मुझे बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक, बता सकते हो, पूरे प्लांट का विवरण, है ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का विवरण। हेटरोट्रॉपिक बता सकते हो, कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर कैसे हैं, हेटरोट्रॉप हैं, बता दोगे आप लोग जो दूसरों से प्राप्त करेंगे। और वो दूसरा क्वेश्चन, वे डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, भाई पानी चाहिए, CO2 चाहिए, लाइट चाहिए, ये सब है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टोमक, HCl का क्या रोल है, पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, आपको पता है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना यही डाइजेस्टिव एंजाइम का काम है, सिंपल, पढ़ते रहो। अब देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और CBSE में पूछा है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। आप बता देंगे कि कार्निवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी डिज़ाइन हुई, हर्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी डिज़ाइन हुई, किस में लंबी है, किस में कम लंबी है, क्यों है वो, तो आप बता देंगे। उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसके कारण अडेप्टेशन हुआ, इंटेस्टाइन छोटी और बड़ी हुई, कार्निवोर में छोटी हुई, क्योंकि मीट ईजियर है पचाना, इसलिए बाहर फेंकना, उसको जल्दी बाहर फेंक जाएगा। एक बात। मैं दूसरी बात क्या कहता हूँ, मीट प्रोटीन रिच है और प्रोटीन जल्दी से सड़ता है, सड़ेगा जल्दी। तो जो कार्निवोर हैं, जो मीट ईटिंग हैं, जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, उनको जल्दी जल्दी ये बाहर फेंकना है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होना है। तो मैं और क्लियर कर दिया, मैं कह भी रहा था और क्लियर करूँगा।
स्मॉल कर दिया। जबकि जो हर्बीवोर होते हैं उनके इंटेस्टाइन बड़ी है, क्योंकि आपको पता है वो कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। सेल अब देखो, अब एक रैबिट है, वो तो पत्ती खाएगा, घास खाएगा, वो सेलुलोज रिच है। अब सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको धीरे धीरे छोटे में तोड़ना पड़ेगा, तो समय लगेगा। समय लगने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होनी चाहिए, धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम उस पर काम करें और वो टूटना शुरू हो, और टूटने के बाद जो अनडाइजेस्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचे और एनएस थ्रू बाहर निकल जाए। तो ये है मित्रों आज का काम, जो कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे 50 मिनट लगे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। धन्यवाद। आपके और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हों आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।